नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए थे। 4 राज्यों के चुनाव नतीजे सामने आ चुके हैं। तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की इन 3 राज्यों में जीत हुई है। सवाल यह है, और बड़ा सवाल यह है कि 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की अगर जीत हुई है और अच्छे खासे सीटों से जीत हुई है, आप इसको प्रचंड जनादेश भी कह सकते हैं। खासकर मध्य प्रदेश में जितनी सीटों से भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है और जितने आराम से सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, क्या इस जनादेश को, इस रिजल्ट को इस बात का आधार बनाया जा सकता है कि बहुत आसानी से और इतनी ही आसानी से 2024 का लोकसभा चुनाव भी बीजेपी जीत जाएगी? 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी का बेड़ा पार भी इतनी ही आसानी से हो जाएगा? क्या इन चुनाव नतीजों को इस चश्मे से देखा जाना चाहिए और क्या यह मान लिया जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी बहुत आराम से और अच्छे खासे अंतर से बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो सीटों का फासला है राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, वो ठीक ठाक फासला है? तो बीजेपी इस फासले के साथ अगर जीत रही है तो क्या 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत आसान हो गया है भारतीय जनता पार्टी के लिए? ये मान लेना या ये कह देना ठीक होगा? दरअसल जिस तरह की चुनौतियां भारतीय जनता पार्टी के सामने हैं और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को जिन मुश्किलों का सामना करना है, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें और 40 लोकसभा की सीटों वाले बिहार में बीजेपी के सामने जो मुश्किलें हैं, उससे तात्कालिक तौर पर यह मान लेना सही नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी की चुनौतियां खत्म हो गई है या 2024 भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत हुई है निश्चित तौर पर, और भारतीय जनता पार्टी को, उसके नेताओं को, कार्यकर्ताओं को जश्न मनाने का मौका मिला है। इसके साथ ही यह कहने का मौका भी मिला है कि सेमीफाइनल बीजेपी जीत गई है और फाइनल भी बीजेपी जीतेगी। लेकिन क्या वाकई फाइनल बीजेपी जीतेगी? क्या वाकई लोकसभा का चुनाव इतना आसान है भारतीय जनता पार्टी के लिए? दूसरे राज्यों की बात छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश की बात छोड़ दीजिए, बाकी दूसरे राज्यों की बात छोड़ दीजिए, सिर्फ बिहार के बारे में ही बात कर लेते हैं। क्या बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं तो 40 सीटों वाले बिहार में बीजेपी को कितनी सीटें मिलेंगी? उस सर्वे से बात की शुरुआत करते हैं। एक सर्वे आया था जिस सर्वे में यह कहा गया, टीवी टुडे का सर्वे था, जिसमें यह बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए 12 से 14 सीटें बिहार में जीत रही है और बाकी सीटें महागठबंधन या इंडिया अलायंस के खाते में आ सकती है। अगर इस सर्वे के अगर आंकड़े की बात करें तो, अगर इस सर्वे की बात को भी किनारे कर दें तो सर्वे की बात छोड़ दीजिए, बीजेपी की जो दूसरी चुनौतियां हैं उसकी बात कीजिए। 2015 का विधानसभा चुनाव एक स्थापित सत्य है। 2015 के विधानसभा चुनाव ने इस बात को बिहार की राजनीति में मजबूती से स्थापित किया है कि लालू यादव और नीतीश कुमार अगर एक साथ आ जाएं तो बिहार में जाति का वो समीकरण बनता है, वो तिलिस्म बनता है, जिसको भेद पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए उस दौर में मुश्किल रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता था कि करिश्मा चल रहा है, नरेंद्र मोदी का जादू चल रहा है और बीजेपी को अपराजय माना जा रहा था। बीजेपी को कोई नहीं हरा सकता। 2015 के दौर में, 2015 का दौर वो दौर था और उस दौर में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, केंद्र सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों ने पूरी ताकत लगाई और बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपनी सरकार नहीं बना पाई। चुनाव जब शुरू हुआ तो यह लगा था कि बहुत आसानी से भाजपा की सरकार बिहार में बन जाएगी। खेल एक तरफा है, लेकिन इस लड़ाई को इतनी मुश्किल बना दिया लालू यादव और नीतीश कुमार की दोस्ती ने, और इस दोस्ती से पैदा हुए समीकरण ने, बीजेपी ये चुनाव हार गई।
इस चुनाव में लालू यादव ने आरक्षण को, नीतीश कुमार ने भी आरक्षण के मुद्दे को भी खूब भुनाया। मोहन भागवत का एक बयान आया, आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, और फिर लालू यादव और नीतीश कुमार हाथ धोकर बीजेपी के पीछे पड़ गए और इसको भुनाने में बहुत आसानी से कामयाब रहे। ये देखिए, बीजेपी आरक्षण खत्म करना चाहती है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आरक्षण भी एक बड़ा मुद्दा है बिहार में। बिहार सरकार ने, नीतीश कुमार ने आरक्षण के कोटा को बढ़ाया है, 75% किया है, और इसके खिलाफ जो लोग कोर्ट गए, पटना हाई कोर्ट ने इसके खिलाफ सुनवाई से इनकार कर दिया है, तो फौरी तौर पर राहत जरूर मिली इस मामले में बिहार सरकार को। तो आरक्षण का कोटा बढ़ाया गया है, जाति गणना हुई है। लालू नीतीश की दोस्ती के तिलिस्म के इतर जाति गणना और आरक्षण, यह भी भाजपा के लिए बड़ा नुकसानदेह साबित हो सकता है और इंडिया गठबंधन के लिए, लालू नीतीश के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। भाजपा के सामने और भी कई चुनौतियां हैं। भारतीय जनता पार्टी के सामने एक चुनौती यह भी है कि बिहार में जो बीमारी कांग्रेस को लगी है वर्षों पहले से, वही बीमारी भारतीय जनता पार्टी को लगी है, यानी कि गुटबाजी, अंदरूनी कलह। बीजेपी के अंदर खाने से यह खबर लगातार आ रही है और हम आपको बता भी रहे हैं कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और सम्राट चौधरी के बीच तलवारें तनी हुई है कमोबेश। भाजपा दो गुटों में बटी हुई नजर आती है। एनडीए के दो दल आपस में ही लड़ भिड़ रहे हैं एक लोकसभा की सीट के लिए। हाजीपुर चिराग पासवान को भी चाहिए और पशुपति पारस को भी चाहिए, और दोनों बीजेपी के सहयोगी हैं, दोनों एनडीए का हिस्सा हैं। सीट एक ही है, दो लोगों में कैसे बटेगी? या तो चाचा को मिलेगी या भतीजे को मिलेगी। चाचा को मिली तो भतीजा नाराज, भतीजे को मिली तो चाचा नाराज। और जिस हिसाब से तलवार तनी हुई है इस सीट को लेकर, अगर पशुपति पारस को सीट मिली तो चिराग पासवान गठबंधन तक छोड़ सकते हैं, बीजेपी से दोस्ती तक तोड़ सकते हैं। और अगर यह सीट चिराग पासवान के खाते में गई तो इसी तरह का एक्शन, इसी तरह का फैसला पशुपति पारस भी ले सकते हैं, वो बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं। तो चाचा भतीजा की लड़ाई एक अलग मुश्किल है भारतीय जनता पार्टी के लिए। बिहार में भीम संसद, और भीम संसद में जुटी हुई भीड़, दलित वोटरों को साधने के लिए जेडीयू जिस तरह से भीम संसद का आयोजन किया जेडीयू ने, उसमें जो भीड़ जुटी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खूब गदगद भी नजर आए, वो बीजेपी के लिए अलग चिंता का सबब है। और भीम संसद के जरिए, कर्पूरी चर्चा के जरिए, संविधान बचाओ यात्रा के जरिए जेडीयू लगातार एक खास वोट बैंक को साधने में जुटी हुई है। और सबसे बड़ी बात, अगर मध्य प्रदेश के चुनाव नतीजों को देखकर यह कहा जा रहा है कि महिला वोटरों ने बीजेपी के लिए कमाल किया है, महिला वोटरों ने बीजेपी को जिताने में अपनी अहम भूमिका निभाई है, तो जो महिला वोट बैंक बीजेपी के साथ मध्य प्रदेश में है, उससे कहीं ज्यादा महिला वोट बैंक जेडीयू के साथ है, नीतीश कुमार के साथ है। नीतीश कुमार ने इस वोट बैंक को क्रिएट किया है शराबबंदी के जरिए। नीतीश कुमार ने इस वोट बैंक को क्रिएट किया है साइकिल योजना के जरिए, पोशाक योजना के जरिए, और उन तरह की तमाम योजनाओं के जरिए, महिलाओं को जो आरक्षण मिला उसके जरिए। तो ऐसा नहीं है, राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जीती है, जश्न का मौका है, बीजेपी जश्न मना रही है। लेकिन बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, और जितनी आसानी से बीजेपी इन राज्यों के चुनावों में जीत गई है, क्या बिहार में लोकसभा की 40 सीटें जीत पाएंगी? और 40 में से कितनी सीटें जीत पाएंगी? बिहार में बीजेपी को 2019 के मुकाबले 2024 में बिना नीतीश कुमार को के लड़ना है। बीजेपी ने अपने कई बड़े नेताओं को ठिकाने लगा दिया है, तो अपने बड़े नेताओं के बिना भी बीजेपी को लड़ना है।
सुशील मोदी को किनारे लगा दिया, नंदकिशोर यादव को किनारे लगा दिया, प्रेम कुमार को किनारे लगा दिया, कई नेताओं को किनारे लगा दिया। और भाजपा को अब सम्राट चौधरी के भरोसे लड़ना है, सम्राट चौधरी के बूते लड़ना है, और जिन चेहरों पर बीजेपी ने भरोसा किया उन चेहरों के बूते लड़ना है। बीजेपी ने बड़े नेताओं को किनारे लगाया है, तो बड़ा इम्तिहान है 2024 बीजेपी के लिए, और बहुत मुश्किल लड़ाई है 2024 भारतीय जनता पार्टी के लिए। यूपी में भी एक उपचुनाव हुआ था और बीजेपी में शामिल हुए दारा सिंह चौहान वहां से उम्मीदवार थे। बीजेपी के साथ गए जो वोट बैंक था, बीजेपी के साथ गए जो ओम प्रकाश राजभर थे, उनका जिस वोट बैंक पर प्रभाव है, उन वोटरों की संख्या उस विधानसभा क्षेत्र में ज्यादा थी, और बावजूद इसके यह विधानसभा उपचुनाव बीजेपी हार जाती है। तो बीजेपी को झटके लगे हैं। और दूसरी तरफ बिहार में कई चुनौतियों से सामना होना है भारतीय जनता पार्टी का। तो ये कहना आसान नहीं होगा, ये कहना ठीक नहीं होगा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जिस तरह से बीजेपी के लिए आसान रहा, उसी तरह 2024 भी बीजेपी के लिए आसान रहेगा। और खासकर बिहार में बहुत कठिन है डगर। बहुत बहुत धन्यवाद।